गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 15 मार्च के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स करेंगे, उसके बाद हम अपने रिवीजन सेशन की तरफ चलेंगे जिसमें हम जनवरी मंथ को रिवाइज कर रहे हैं और आज ये पार्ट 7 रहेगा इस सीरीज़ में। ठीक है, टोटल 16 सेशंस हमें करने हैं जनवरी के रिवीजन के लिए और आज ये पार्ट नंबर 7 रहेगा। उसके बाद हम चलेंगे हमारे कैटेगरी वाइज रिवीजन की तरफ, जिसमें आज का टॉपिक हमने क्या लिया है, डेज एंड थीम्स। तो इसमें आज हम नवंबर और दिसंबर के सबसे इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में हमारा क्विज का सेशन रहेगा। ठीक है, तो ये आज का पूरा आउटलाइन है जो हमें कवर करना है। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नर रिटर्न द प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल पास्ड बाय द स्टेट कैबिनेट। तो कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल पास किया था गवर्नर के असेंट के लिए, लेकिन गवर्नर ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है और एक बार फिर से अमेंड करने के लिए या उसके ऊपर थिंक ओवर करने के लिए वापस कर दिया है। तो सबसे पहले सब जानते हैं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल कौन से स्टेट का है, तमिलनाडु स्टेट का। यहाँ के गवर्नर कौन है, मिस्टर RN रवि। क्योंकि गवर्नर न्यूज़ में आ चुके हैं तो ये स्टैटिक जीके के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के गवर्नर प्रेजेंट में कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हैं RN रवि, और इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का जो तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल था उसको रिजेक्ट कर दिया है, और ऑल्दो उसको स्टेट असेंबली ने पास किया था। ठीक है, और ऐसा रीज़न माना गया कि हाउस के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं थी इसको फ्रेम करने के लिए। यही रीज़न बताया गवर्नर ने कि वो क्यों इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट कैबिनेट ने एक बार फिर से डिसाइड किया है कि वो बिल को एक बार फिर से टेबल करेंगे, और आर्टिकल नंबर 200 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, अगर बिल दोबारा से पास करता है स्टेट कैबिनेट उसमें अमेंडमेंट करके या फिर बिना किसी अमेंडमेंट के जैसे पहले था उसी तरह करके, तो फिर गवर्नर को मजबूरन उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, फिर गवर्नर के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने असेंट को विथहोल्ड कर सकें। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर दोबारा स्टेट कैबिनेट ने सेम बिल पास किया अमेंडमेंट के साथ या फिर बिना अमेंडमेंट के, तो गवर्नर को हर हाल में उसको पास करना ही पड़ेगा। फाइन। अब गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर ऑफ स्टेट कौन कौन से आर्टिकल्स को कवर करता है, आर्टिकल नंबर 152 से लेके 162 तक। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ बात हो रही है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 153 क्या कहता है, इसमें ये बताया गया कि हर स्टेट में एक गवर्नर रहना ही चाहिए। ठीक है, और इसमें किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं की गई कि एक इंसान को आप 2 या फिर ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बना सकते हैं या फिर नहीं। इसका मतलब क्या है कि सेम पर्सन को 2 या फिर उससे ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। इस स्टेटमेंट के बारे में ये आर्टिकल जो है साइलेंट है। ठीक है, उसके बाद 154 में बात हुई है एग्जीक्यूटिव पावर की स्टेट के। फाइन। फिर 155 में बात करी गई है कि किस तरह से गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा। 156 में बात करी गई कि इनका टर्म कितना रहेगा, इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगा। उसके बाद 157 में कुछ क्वालिफिकेशन बताए गए हैं कि गवर्नर अगर आप बनना चाहते हैं तो उनके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। उसके बाद 158 में इन्होंने बात करी है कि गवर्नर के ऑफिस की कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल गवर्नर के ऊपर ये मैंडेटरी तौर पे एप्लीकेबल होता है कि वो जो गवर्नर है वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। राइट। इसके अलावा गवर्नर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की कंडीशंस हैं। ठीक है, 159 में बात हुई है कि इनका ओथ और अफर्मेशन किस तरह से होगा। फिर 160 में बात करी गई है कि क्या क्या फंक्शंस हैं गवर्नर के, किस तरह की इन्हें ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होंगी। 161 में ये फिलहाल सर्टेन कंटिजेंसीज के लिए है, कुछ इमरजेंसीज सिचुएशंस के लिए हैं। उसके बाद 161 में बात हुई है कि पावर क्या क्या हैं गवर्नर के इन टर्म्स ऑफ कि पार्डन क्या ये ग्रांट कर सकते हैं कि नहीं, या फिर किसी को सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट वगैरह करना है तो वो किस तरह से केसेस में कर सकते हैं। ठीक है, और 162 में बात की गई है कि जो एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है उसका एक्सटेंट कितना है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ आर्टिकल्स जो गवर्नर से रिलेटेड हैं और ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले कि गवर्नर्स का हाल ही में रीशफल हुआ है। पूरी लिस्ट हमने कुछ दिनों पहले देखी थी, तो आपको ज़रा कॉमेंट्स में बताना है कि फिलहाल सिक्किम के गवर्नर कौन है और साथ ही लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए हैं। तो सब लोग अपने अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे बिना एक दूसरे का देखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री होस्टेड द थर्ड सेशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नेशनल प्लेटफॉर्म जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, इसका थर्ड सेशन हाल ही में कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, आपको ये बताना है। तो इसको होस्ट किया है इंडिया ने, कहाँ पे, नई दिल्ली में। और इसमें लगभग 1200 सब्जेक्ट एक्सपर्ट, प्रैक्टिशनर्स, एकेडमिशियंस और डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया और इसमें डिस्कस किया गया द 10 पॉइंट एजेंडा को ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसको दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो सिंपली बस याद रखिएगा जो तीसरा सेशन था नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, उसको किस कंट्री ने होस्ट किया है, ये कंट्री है इंडिया। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम को। तो ये प्रोग्राम एक रिवैम्प्ड वर्जन है स्वदेश दर्शन स्कीम का और इसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। किस लिए? थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट को क्रिएट करने के लिए अक्रॉस इंडिया। ठीक है, और लगभग 30 सिटीज़ ऐसी हैं फ्रॉम डिफरेंट 15 स्टेट्स जिनको कि शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनको कि बाद में डेवलप किया जाएगा एज सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशंस अंडर दिस स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम। ठीक है, इसमें कौन कौन से सिटीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट है इसमें द्वारका और धोलावीरा। ये दोनों सिटीज़ कौन से स्टेट में लाई करती हैं? गुजरात में। फिर इसके बाद है कोलवा और पोरवोरिम, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये हैं गोवा स्टेट में। फिर इसके बाद है नालंदा और गया। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये हैं बिहार में। फाइन, तो याद रखिएगा इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट है नासा's क्यूरियोसिटी रोवर रिसेंटली कैप्चर्ड द क्रेपिस्क्यूलर रेज ऑन विच पर्टिकुलर प्लैनेट। नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है, हाल ही में इसने क्रेपिस्क्यूलर रेज को कौन से प्लैनेट पे कैप्चर किया है, आपको ये बताना है। तो नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में क्रेपिस्क्यूलर रेज को कैप्चर किया है पहली बार मार्स प्लैनेट पे। और ये रोवर इन रेज को कब कैप्चर करता है? जब सन इल्यूमिनेट हुआ था थ्रू द क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, बेसिकली जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है उसमें ड्राई पार्टिकल्स मौजूद होते हैं लाइक डस्ट एंड स्मोक, और जब लाइट आती है सन से तो वो इन पर पड़कर स्कैटर हो जाती है और उसके बाद सनबीम्स फॉर्म होती हैं जिनको हम क्रेपिस्कुलर रेज के नाम से जानते हैं। और ये जो रेज हैं ये क्लाउड्स के थ्रू पास होती हैं या फिर इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको पाया गया है कहाँ पे? मार्स प्लैनेट पे। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो रेज हैं ये किस रोवर ने कैप्चर किया, तो नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्यूरियोसिटी रोवर किस कंट्री का है, याद रखिएगा यूएसए का। ठीक है, नेक्स्ट है एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट चेंज आर द प्राइमरी रीजंस फॉर विच प्रोसेस। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं लाइक क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन वगैरह, ये किस प्रोसेस का प्राइमरी रीजन साबित हुआ है। तो एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसका नाम है एवरीडे मोबिलिटी एंड चेंजिंग लाइवलीहुड ट्रैजेक्टरीज। इसमें यह बताया गया कि जो शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन है वो सबसे ज़्यादा ग्लोबल माइग्रेटरी मूवमेंट का सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन है। ठीक है, और इसमें बताया गया कि ये जो डिफरेंट इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं लाइक क्लाइमेट चेंज, ये प्राइमरी रीजंस हैं बिहाइंड दिस शॉर्ट डिस्टेंस रिलोकेशन, ज़्यादातर माइग्रेशन मूवमेंट में। फाइन, साथ ही जो इनहैबिटेंट्स हैं ड्राई लैंड्स में इंडिया के या फिर कुछ अफ्रीका के पार्ट्स में लाइक घाना, कीनिया एंड नामीबिया, उन पर फोकस करके ये स्टडी बनाई गई है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये सारे फैक्टर्स जो है माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और नामीबिया की बात करें अगर, तो यहाँ से हमने चीताज को रिलोकेट किया है कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में अपने यहाँ। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश स्टेट में। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, जिसको हम सोफिया के नाम से जानते हैं। सोफिया इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन यूएसए एंड विच अदर कंट्री। आपको बताना है कि सोफिया प्रोजेक्ट कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होता है। तो सबसे पहले सोफिया का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, और ये एक टेलीस्कोप है जिसको कि माउंट किया गया था ऑन अ बोइंग 747 SP एयरक्राफ्ट, जिसके थ्रू इंफ्रारेड लाइट को यूज़ किया गया यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, और ये जॉइंट एफर्ट है बिटवीन नासा एंड जर्मनी, और इसको कैंसिल कर दिया गया था 2022 में। किस वजह से? क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी और उस टाइम पे साइंटिफिक आउटपुट उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। और फिर पहली बार
ऑक्सीजन 18 को डिटेक्ट किया गया है अर्थ के मेसोस्फीयर में, साथ ही लोअर थर्मोस्फीयर में, यूजिंग द डेटा जिसको कि कलेक्ट किया है ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ने ऑन सोफिया ऑब्जर्वेटरी। तो ये पहली बार है जब हैवी ऑक्सीजन को हमने डिटेक्ट किया लेबोरेटरी के बाहर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसी वजह से आजकल सोफिया न्यूज़ में है। दो बातें याद रखिएगा, सोफिया का फुल फॉर्म क्या होता है और सोफिया कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच का प्रोजेक्ट है, जर्मनी एंड द यूएसए, ठीक है। इसी तरह हमने कल निसार के बारे में पढ़ा था। निसार कौन सी दो कंट्रीज़ का मिशन है, यूएसए और इंडिया, राइट। आपको कमेंट्स में निसार का फुल फॉर्म मेंशन करना है, कल ही हमने बात की थी इस टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि माधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लाई करता है। तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ इंडिया, जो कि सिचुएटेड है नियर वालपोई इन द नॉर्दर्न गोवा। और अब इस सेंचुरी को कंसीडर किया जा रहा है कि इसको हमें टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बंगाल टाइगर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, गोवा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस देखा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा माधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, गोवा स्टेट में। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर की, फिर इसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में हमारी ओजोन लेयर वगैरह होती है। उसके बाद थर्ड पे होता है हमारा मेसोस्फियर। यहाँ पे ये जो बात हो रही थी मेसोस्फियर की, ये वाली लेयर है। उसके बाद लास्ट में होता है हमारा थर्मोस्फियर, ठीक है। और थर्मोस्फियर के भी दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इसमें है आयनोस्फियर और नेक्स्ट है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर सबसे आउटर पार्ट होता है, ठीक है। क्या बता सकते हैं कि इसमें से सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी होती है और सबसे कोल्डेस्ट लेयर भी मेंशन करिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड द न्यू वुमेन एंड द गर्ल्स स्ट्रैटेजी ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे। इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेजन पे कौन सी कंट्री ने एक नया वुमेन एंड द गर्ल्स स्ट्रैटेजी लॉन्च किया है। तो इस इवेंट पे यूके ने एक नई वुमेन एंड द गर्ल्स स्ट्रैटेजी लॉन्च करी है। इसका फोकस है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना ग्लोबल लेवल पे, और इसमें इन्होंने कमिट किया है कि ये अपने बायलेटरल एड प्रोग्राम का 80% से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बाय द एंड ऑफ 2030। और इस प्लान में डिफरेंट तरह की चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, लाइक जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है उसको कम किया जाएगा, फिर जो वुमेन एंड गर्ल्स हैं उनको एम्पावर करा जाएगा, साथ ही जो इनके हेल्थ एंड राइट्स हैं उनको बेसिकली प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। गर्ल्स की जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी और ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा। ये सब इसमें डिफरेंट तरह के इनिशिएटिव हैं। याद रखिएगा ये स्ट्रैटेजी किसकी है, यूके कंट्री की। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ये जो स्कीम है ये कौन से स्टेट की है, आपको ये बताना है। तो मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है एक नई स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। किस लिए, वुमेन को एम्पावर करने के लिए फिनेंशियल बेसिस पे, ठीक है। और होगा क्या इस स्कीम में, ऐसी वुमेन जो 23 to 60 एज ग्रुप में आती हैं, अगर उनकी एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपीज़ या फिर उससे कम है, या फिर अगर उनके पास 5 एकड़ की लैंड या फिर उससे कम है, तो उनको हर महीने 1000 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ये जो फंड्स हैं इस स्कीम में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कब से, फ्रॉम 10 जून 2023, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी वुमेन जो 23 to 60 के बीच में आती हैं, अगर उनकी एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपीज़ से कम है या उनकी जो लैंड है वो 5 एकड़ से कम है, तो उनको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और ये स्कीम कौन से स्टेट की है, मध्य प्रदेश स्टेट की। नेक्स्ट है, इंडिया लॉन्च द एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन मैकेनिज्म विद विच कंट्री। ये इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो इसका फुल फॉर्म ही है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन मैकेनिज्म, ठीक है। और ये एक न्यूली लॉन्च्ड बायलेटरल एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो डिग्रीज स्टूडेंट्स लेके निकलेंगे उनको इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सिमिलरली जो इंडिया में ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स डिग्री लेके निकलेंगे उनको ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वाइस वर्सा बेसिस पे, ठीक है। इसमें ऑनलाइन कोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया है और इसको फाइनली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स ने अप्रूव कर दिया है। और जो प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशंस हैं इंजीनियरिंग, मेडिसिन
और लॉ ग्रेजुएट्स के वो अभी भी इस एग्रीमेंट के बाहर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसका इनिशिएटिव है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल इनेबल द सिटीजन्स टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिनाइड। कौन सा आर्टिकल सिटीजन्स को ये एम्पावर करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो। ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये सभी सिटीजन्स को ये पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इन केस उनका फंडामेंटल राइट किसी भी वजह से डिनाई होता है तो। ठीक है, और किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया है कि आर्टिकल 32 को इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है कि जो इन्फोर्समेंट ऑफ राइट हैं सिटीजन्स के, उनके लिए रेमेडी प्रोवाइड की जा सके, लेकिन आप उसकी हेल्प से किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि आर्टिकल 32 क्या है, और याद रखिएगा एक चीज़ और कि इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। ठीक है, ये क्वेश्चन पॉलिटी में बहुत बार आया है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, डिफरेंट तरीके से पूछा गया है कि किसने कहा है, किस आर्टिकल को कहा है, क्या कहा है, ये 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सभी सिटीजन्स को गारंटी करता है। कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे? 6। फर्स्ट है इसमें राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड है राइट टू फ्रीडम, सबको फ्रीडम है, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद फिर फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, और कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें आते हैं? राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 में रहता है, राइट टू फ्रीडम बात करता है 19 से 22 में, और एक्सप्लॉयटेशन के लिए सिर्फ 2 आर्टिकल हैं 23 एंड 24। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है 25 से लेकर 28 में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं हमारे 29 और 30 में, और फाइनली जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो है आर्टिकल नंबर 32। इसके अलावा एक और राइट था पहले जो हमारा फंडामेंटल राइट था, वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स यूजिंग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द मीटिंग ऑफ द चीफ जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी सिटी है जिसने जो मीटिंग है चीफ जस्टिसेस की ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ SCO उसको होस्ट किया? ये है नई दिल्ली। तो जो पहली मीटिंग थी उसको 2006 में कंडक्ट किया गया था, कहाँ पे? शंघाई में, और इसका जो लास्ट एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था? दुशानबे में। ठीक है, तो ये जो 18th मीटिंग थी इसमें इंटरेक्शन इन्वॉल्व था बिटवीन द चीफ जस्टिसेस फ्रॉम द मेंबर और द ऑब्जर्वर स्टेट्स, साथ ही रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे फ्रॉम द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरीट एंड SCO रैट्स, मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सिटी कौन सी है? नई दिल्ली, इसने होस्ट किया है इस मीटिंग को। तो इसी के साथ हमने आज के सभी करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम जनवरी मंथ को रिवाइज कर रहे हैं, और आज ये पार्ट 7 रहेगा इस सीरीज़ में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 105 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द मॉडर्न डे पोलो द सगोल कांगजेई? कौन सा स्टेट है जहाँ पे जो पोलो गेम है उसका इजाद हुआ था? ये स्टेट है मणिपुर। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने यहाँ पे एक 120 फीट की स्टैचू अनवील करी है एक पोलो प्लेयर की, जिसमें वो पोनी पे राइड कर रहे हैं, और कहाँ पे इसको बनाया गया है? तो इम्फाल में। ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ आदि शौर्य पर्व पराक्रम का अ मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल? तो ये जो डांस फेस्टिवल है इसको कंडक्ट किया गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जो कि है नई दिल्ली में, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया इस इवेंट को। हु इज द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन अ WTA सिंगल्स टाइटल? तो सानिया मिर्जा पहली इंडियन हैं जिन्होंने WTA सिंगल्स टाइटल जीता था 2005 में। किस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है टेनिस कैरियर से। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ द पर्पल फेस्ट, द फर्स्ट इंक्लूसिव फेस्टिवल फॉर द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज? तो कौन सा इंडियन स्टेट है जो होस्ट है पर्पल फेस्ट के लिए?
तो ये है गोवा। गोवा ने पर्पल फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था और ये पहला इंक्लूसिव फेस्टिवल है PWD के लिए, ठीक है। इसमें जो है जो PWDs के लाइव्स और उनके अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट किया गया है और ये एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करेगा ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके टुवर्ड्स द इंक्लूजन ऑफ PWD इन द सोसाइटी। दीपर बील इज द ओनली रामसर साइट ऑफ विच इंडियन स्टेट। दीपर बील कहाँ पे है? ये असम स्टेट में लाई करता है। और किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पे हाल ही में एक बर्ड सर्वे हुआ था जिसमें 26,000 बर्ड्स को रिकॉर्ड किया गया है 97 डिफरेंट स्पेशीज़ की, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक बर्ड सर्वे हुआ था इसी वजह से दीपर बील न्यूज़ में था। ये कौन से स्टेट का इकलौता रामसर साइट है? आंसर हो जाएगा असम स्टेट। नेक्स्ट है कुमारकोम एंड बीपुर विच वर सेलेक्टेड अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सबसे पहले कुमारकोम कहाँ पे है? ये है कोट्टायम में और बीपुर की बात करें तो ये है कोझिकोडे में, ठीक है। दोनों ही साइट्स कहाँ पे हैं? आंसर हो जाएगा केरला। किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि इन दोनों साइट्स को सेलेक्ट किया गया है फॉर डेवलपमेंट अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर एंड इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम आर रिलेटेड टू विच इंस्टीट्यूशन। ये एसोसिएटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कंप्लेंट्स का वॉल्यूम था जिसको कि ऑम्बड्समैन स्कीम के थ्रू रिसीव किया RBI ने, उसमें इजाफा देखा गया 9.39% का इन 2021 टू 22। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2023? सबसे पहले इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 28 फरवरी को। और थीम रखी गई है इस साल के लिए ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, ठीक है। Which institution launched a new system to measure and grade hospital performance under आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना? ये है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया सभी हॉस्पिटल परफॉर्मेंसेस को मेजर और ग्रेड करने के लिए अंडर दिस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। Which Union Ministry issued the advisory to television channels on reportage of violence? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है Which airport of India won the second rank in the Cirium list of top performing global airports of 2022? बेसिकली इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे था हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है टोक्यो का जापान में, और सेकेंड प्लेस पे था इसमें बेंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इसमें 7th प्लेस पे था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है नई दिल्ली में। Which state launched a dedicated platform for the investors from the global diaspora to make investment in the state startup? ये स्टेट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। इन्होंने लॉन्च किया स्टार्टअप तमिलनाडु जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है तमिल डायस्पोरा के लिए, और इसको लॉन्च किया गया है एट द ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर समिट। माइकल DB पात्रा whose term was recently extended serve in which organization? सबको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये डेप्यूटी गवर्नर हैं और हाल ही में इनका टर्म जो है और बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। इनको डेप्यूटी गवर्नर कब बनाया गया था? जनवरी 2020 में। USA announced $100 million to which neighboring country of India for flood recovery and reconstruction aid? बहुत बुरा फ्लड आया था कहाँ पे? पाकिस्तान कंट्री में, और इसीलिए USA ने $100 million अनाउंस किए हैं इनकी हेल्प करने के लिए। सूर्य कुमार यादव हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो सूर्य कुमार यादव क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं, और किस वजह से न्यूज़ में थे? क्योंकि हाल ही में ये फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 1500 रन्स बनाए हैं इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ बॉल्स अगर हम बात करें तो, ठीक है। कितने बॉल्स में इन्होंने इतने रन बना लिए थे? 843 बॉल्स। इसी वजह से ही न्यूज़ में थे। तो याद रखिएगा सूर्य कुमार यादव किससे एसोसिएटेड हैं? क्रिकेट फील्ड से। तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस देख लिए और हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 106 से लेके 120 तक जाएंगे और इसी के साथ हम अपना 50% खत्म कर लेंगे जनवरी मंथ के रिवीजन में, ठीक है। क्योंकि टोटल 240 क्वेश्चंस हैं और कल हमारे 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम कैटेगरी वाइज रिवीजन की तरफ चलते हैं जिसमें आज का टॉपिक रहेगा डेज एंड थीम्स। मैंने यहाँ पे नवंबर और दिसंबर पे ज़्यादा फोकस किया है, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे ग्रेजुअली आएंगे। जब नेक्स्ट टाइम आप डेज एंड थीम्स पे आएंगे तो उसमें जनवरी को कवर करेंगे, फिर इसी तरह फरवरी को और फिर मार्च को, ठीक है। क्योंकि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आज नवंबर और दिसंबर के डेज एंड थीम्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर फॉर 2023?
2023 के लिए जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैलेंडर है उसके लिए थीम क्या रखी गई है? इसके लिए थीम है नया वर्ष नए संकल्प। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022? इसको हर साल हम 11 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं और इस साल के लिए थीम रखी गई थी वुमेन मूव माउंटेन्स। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सॉइल डे 2022? इसको ऑब्जर्व करते हैं 5 दिसंबर को और इस साल के लिए थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2022? वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं हम और इस साल की थीम थी वन वर्ड थीम थी इक्वलाइज। यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड द गर्ल्स इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे? ये थीम थी इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। आपको बताना है कि इस दिन को हम कब ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द SCO समिट 2023? 2023 के लिए जो SCO समिट है उसके लिए थीम रखी गई है सिक्योर SCO। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2022? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 20 नवंबर को हर साल और थीम है इस साल की इंक्लूसिव फॉर एवरी चाइल्ड। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टॉयलेट डे? टॉयलेट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 19 नवंबर को और थीम थी इस साल के लिए मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनेस्कोज वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2022? इसके लिए थीम थी द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर और इसको कब ऑब्जर्व करते हैं 3rd थर्सडे को नवंबर मंथ में। ठीक है। और 2022 में ये दिन कब पड़ा था? 17 नवंबर को। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड फिलॉसफी डे कब ऑब्जर्व करते हैं तो 17 नवंबर कभी आंसर नहीं रहेगा, याद रखिएगा ये आपको टिक करना है नवंबर के 3rd थर्सडे को। ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपना कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स भी फिनिश कर लिया और कल हम देखेंगे रिसेंट इनॉग्रेशन का टॉपिक, क्या क्या चीज़ें हाल ही में इनॉग्रेट हुई हैं, कहाँ कहाँ पे इनॉग्रेट हुई हैं, ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है। चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.